दिल्ली एनसीआर में है क्या प्लान तैयार। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब मंगलवार को 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई। चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि दुनिया के 196 मुल्क ऐसे हैं जिनमें से किसी में भी संक्रमितों की कुल संख्या 1 लाख तक नहीं पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, करत, इसके साथ ही अर्जेंटीना हो, इंडोनेशिया हो या फिर इराक हो, इन जैसे देशों में भी संक्रमितों की संख्या 1 लाख से कम है। इस बीच दिल्ली के हालातों को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का साथ मिलना और दिल्ली का प्लान तैयार करना, जिसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार वाहवाही बटोर रही है। लेकिन एनसीआर की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर के लिए एक प्लान बनाया जाएगा, लेकिन कब, ये एक बड़ा सवाल है। आज अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर से सामने आए और उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। चलिए आपको बताते हैं वो 10 बड़ी बातें जिसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने क्या क्या कहा। दिल्ली में सिर्फ 26,000 एक्टिव केस हैं, ये केजरीवाल कहते हुए नजर आए। कुछ ही देर पहले की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां अस्पताल में सिर्फ 5,880 जो मरीज हैं वो मौजूद हैं। 15,000 बेड्स का इंतजाम कर लिया गया है। मरीजों की संख्या अब कम हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के 67% मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब रोजाना 2,200 नए मरीज आ रहे हैं और साथ ही नए मरीजों की संख्या करीब आधी हो चुकी है। पहले 100 में 31 मरीज थे पहले 100 दिनों में, और अब 100 दिन में कम मरीज आ रहे हैं। अभी और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। कोरोना को रोकने के लिए दोगुनी मेहनत हम करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में सिर्फ 26,000 एक्टिव केस हैं और ये तमाम चीजें उन्होंने कही हैं आज। तो आज हम चर्चा सबसे बड़ी खास तौर पर इसलिए करने जा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जब आंकड़ा बढ़ रहा है, दिल्ली एनसीआर का जिक्र करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जब हम पूरी दिल्ली की बात करते हैं तो उसमें एनसीआर कई सालों से जुड़ा हुआ है। लेकिन उन्हीं क्षेत्रों को लेकर फिलहाल किसकी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो किस किस चीज को लेकर हो रही है, वो भी जानना जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में आवाजाही के नियमों में दिक्कत है। क्वारंटाइन को लेकर अभी तक कोई बात नहीं बनी है कि क्वारंटाइन करने के जो नियम है वो एक हो सके। प्राइवेट अस्पतालों में नई दरें कब लागू होंगी एनसीआर के क्षेत्रों में, ये नहीं मालूम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक नियम होंगे, लेकिन कब होंगे नहीं पता। दिल्ली के अंतर्गत एनसीआर आता है, जिम्मेदारी किसकी पूरी है, ये आवश्यक है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं, गाजियाबाद की मैं बात करूं, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। चाहे वो हरियाणा के मैं क्षेत्रों की बात करूं या फिर उत्तर प्रदेश के। अब निजी अस्पतालों की कीमतें भी तय यहाँ पर नहीं हुई हैं, लेकिन इसी बीच आज हम जब चर्चा करेंगे तो हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे और हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि जो होड़ लगी हुई है सरकारों की इस वक्त की तारीफें किस तरह से बटोरी जाए। उस बीच जो एक प्लान होगा दिल्ली एनसीआर का, क्योंकि जब हम राजधानी की बात करते हैं तो उसमें हम दिल्ली एनसीआर को जरूर जोड़कर देखते हैं, और अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो एनसीआर के क्षेत्र हैं वो ज्यादा प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आज हमारे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया जी इस वक्त जुड़ गए हैं, एंटी कोरोना टास्क फोर्स चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली के साथ साथ जब हम एनसीआर की बात करते हैं तो 1 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है अगर पूरे एनसीआर को मिलाकर देखें। आपको क्या लगता है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो एक नियम होना चाहिए, जिसको लेकर बार बार सवाल भी किया जाता रहा है दिल्ली सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, कि दिल्ली के साथ साथ आप एनसीआर को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि एक प्लान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? हेलो शरद लखोटिया जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी। जी, आपने सवाल सुना मेरा? हाँ, एक बार थोड़ा रिपीट करें। जी, डॉक्टर शरद लखोटिया जी, दिल्ली एनसीआर की हम आज बात कर रहे हैं। 1 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है और पिछले दिनों हमने जहां सरकारों की तकरार देखी तो उसके बाद ये भी देखा कि किस तरह से जो होड़ है वो लग गई कि कौन तारीफ बटोर सकता है, केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो। लेकिन इस बीच जब हम दिल्ली एनसीआर का पूरा आंकड़ा उठा के देखें तो 1 लाख के पार वो पहुंच गया है कल। आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण, जिस चीज को लेकर बार बार हमने भी सवाल किए केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से कि दिल्ली के साथ आप एनसीआर को कितना लेकर चल रहे हैं, क्या यही एक बड़ा कारण है कि एक प्लान नहीं है दिल्ली एनसीआर में?
देखिए ये बिल्कुल सच है कि नंबर ऑफ केसेस दिल्ली में बहुत बढ़ रहे हैं अलार्मिंग लेवल पे। लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि कुछ इसके बेसिक रीजंस हैं, जैसे कि अब इंक्रीज हो गई है टेस्टिंग रेट। जैसे अब ट्यूसडे को ही 9,500 से ऊपर आपके आरटीपीसीआर और 7,500 से ऊपर रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए हैं। तो जो नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा आएंगे। तो ये तो अच्छी बात इसलिए है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप उनके लिए उचित प्रावधान कर सकते हैं जो कोरोना पॉजिटिव है और वो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करे। और ये क्यों बढ़ रहा है? देखिए, शुरुआत की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अभी सेंटर और स्टेट का जो कंसेंसस है उससे डेफिनेटली एक प्रॉपर डायरेक्शन में तो जा रहा है कि लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे मेजर्स अभी भी करने हैं जिससे हम डेथ रेट को और कोरोना इन्फेक्शन रेट, कोरोना पॉजिटिव जितने हो रहे हैं लोग, संक्रमण जो हो रहा है उसको हम रोकें। इसके लिए कई तरह के प्रावधान करने और भी जरूरी। बिल्कुल डॉक्टर शरद जी, क्योंकि मैं खास तौर पर दिल्ली के साथ साथ एनसीआर की भी आज बात कर रही हूँ। यहाँ पर जोर मैं एनसीआर पर देना चाह रही हूँ क्योंकि एनसीआर की बात फिलहाल कोई नहीं कर रहा है दिल्ली समेत। और अगर हम पिछले सालों की यानी कि जब से एनसीआर को जोड़ा गया दिल्ली में, तब से ही एनसीआर की जो जिम्मेदारी रही है वो दिल्ली से जोड़कर देखी जाती रही है। उसके मद्देनजर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एनसीआर में भी दिल्ली के साथ साथ तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो। इसलिए यहाँ पर आज इस चर्चा को हम लेकर आए हैं कि एनसीआर पर बात क्यों नहीं हो रही है। ये बिल्कुल सही है। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और यहाँ जो संक्रमण फैल रहा है ये पूरा देश को रिफ्लेक्ट भी करता है और अफेक्ट भी करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस जगह का ध्यान रखा जाए विशेष। ये एक अच्छी खबर है कि गुड़गांव में अभी रिकवरी रेट थोड़ी बेहतर हुई है और केसेस भी थोड़े कम हुए हैं लास्ट 2 हफ्तों में, तो टेस्टिंग भी हो रही है। तो दिल्ली के अंदर भी अब मुझे जो लग रहा है कि केसेस बेटर होंगे, क्योंकि ज्यादा टेस्ट होने से नंबर ऑफ केसेस तो आएंगे लेकिन हम कंट्रोल भी ज्यादा कर पाएंगे और संक्रमण को रोक पाएंगे। इसके लिए हमें उचित प्रावधान और व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और इसी बीच आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, प्रवक्ता अनीस मलिक जुड़ रहे हैं। अनीस मलिक जी, देखिए एनसीआर को कैसे साथ में लेकर चला जाएगा ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीआर में यूपी के क्षेत्र भी आते हैं और इसके साथ हरियाणा के क्षेत्र भी आते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद की मैं बात करूं, इसके अलावा मैं गाजियाबाद या फिर गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं जहां पर आंकड़े ज्यादा है, मैं उन खासतौर पर क्षेत्रों पर जोर ज्यादा दे रही हूं। तो उसके लिए क्या दिल्ली सरकार काम कर रही है? कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है क्या बाकी की सरकारों के साथ? क्योंकि दिल्ली एनसीआर दोनों को साथ में लेकर हम शुरुआती तौर से चलते आए हैं और अब अचानक से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सॉरी मैडम, आवाज थोड़ी आपकी कम आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना? सॉरी मैडम। अनीस जी, आवाज मिल रही है आपको ठीक से हमारी? जी बोलिए, आप बोलिए। अनीस मलिक जी, आम आदमी पार्टी पर क्या अब ये दावेदारी खास तौर पर जो एनसीआर की रही है, जो एनसीआर की एक जिम्मेदारी रही है, उसे क्या अब नहीं निभाया जा रहा है? क्योंकि जो नियम है उसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में जो नियम होने चाहिए वो एक समान नहीं है। वो कब तक नहीं रहेंगे या उसको लेकर दिल्ली सरकार कुछ कहेगी? देखिए, दिल्ली सरकार जो है दिल्ली के जनता के लिए बखूबी अपना काम कर रही है। 15,000 बेड हमारे पास आज की डेट में ऐसे मौजूद हैं जिसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन वगैरह के सारे इंतजाम। अभी होम मिनिस्टर जी के साथ भी अरविंद जी ने वो जो राधा स्वामी कॉम्प्लेक्स है उसमें दिखाया था सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अपनी तैयारियों में लगी हुई है, जितनी हो सकती है आगे बढ़कर हम काम कर रहे हैं और जितना हो पाएगा हम मरीजों की तैयारियों सहूलत के की लिए बात काम करने। फिलहाल तो आप कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार और आपके कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाया, वरना तो क्या कुछ तस्वीरें आ रही थी वो सभी ने देखा था और उसके बाद होड़ लग गई कि कौन तारीफ बटोरेगा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो। लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा यही है, गृह मंत्री से भी ये सवाल पूछे गए थे कि एनसीआर की जिम्मेदारी किसकी है, एनसीआर की जो भूमिका है, एनसीआर के जो नियम है वो दिल्ली की तरह क्यों नहीं है? देखिए, एनसीआर जो है उसमें 2 सरकारों का मामला शामिल रहता है। ठीक है।
यूपी और दिल्ली। इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ चले जाएं तो हरियाणा और दिल्ली। हम्म। तो इन इलाकों में दोनों सरकारों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और जो मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार को एनसीआर, नोएडा या गौतम बुद्ध नगर जो आप बता रहे थे अभी, जो आंकड़े आपने बताए, वैसे यूपी सरकार का हमें सहयोग ठीक नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार बहुत अच्छा सहयोग कर रही है और अरविंद जी पूरे जो है ना केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए जो है ना तरीके के साथ सारे डॉक्टरों से मिलकर और मीटिंगें कर की और डॉक्टरों से जो भी अच्छा डिसीजन निकला कि लोगों को किस तरीके से इस बीमारी से दूर किया जाए। अब प्लाज्मा देने के लिए प्लाज्मा बैंक का जो है ना इंतजाम करने का काम दिल्ली सरकार ने किया। ठीक है अनीस मलिक जी, आपने सीधा कहा कि यूपी सरकार इस वक्त हमारे साथ समन्वय बिठाकर नहीं चल रही है, आपने सीधा आरोप लगाया। अनिल गोयल जी, साफ कहा जा रहा है केंद्र सरकार तो हमारी मदद कर रही है, लेकिन यूपी सरकार, यानी कि अगर मैं एनसीआर के क्षेत्रों की बात करूं तो उसमें यूपी सरकार मदद नहीं कर रही है, हमारा साथ नहीं दे रही है। कैसे ठीक माना जाए? क्योंकि एनसीआर को हम यहाँ पर बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। एनसीआर वो क्षेत्र है जहां पर दिल्ली में लोग अपने आप को बहुत ज्यादा, खास तौर पर इलाज के लिए आना जाना हो, रोजगार के लिए आना जाना हो, वो सबसे करीब क्षेत्र पड़ता है, तो उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम इसको चर्चा में लेकर आए हैं। अनिल गोयल जी, सीधा आरोप है आम आदमी पार्टी का कि यूपी की सरकार, गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र हो या फिर हम बात करें गाजियाबाद की या और किसी क्षेत्र की, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रही है। प्रिया जी, काम नहीं करना, आरोप लगाना, ये इनकी नियति में शामिल हो गया है। निश्चित तौर पर डीएम पूरी तरीके से उत्तरदायी होगा और केजरीवाल जी को बीच में रख करके सारी बातों के फैसले किए गए हैं और ये नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली इनके हाथ थी तो लगभग 350 मरीज, 350 डेड बॉडी लावारिस पड़ी हुई थी, उनका कोई वारिस नहीं था, उनका अंतिम संस्कार भी होने में दिक्कत हो रही थी, अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा था। तब इनकी सारी ये जो बात कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा करा है, तब इन्होंने क्या करा? 14 जून को इनके पास 9,937 बेड थे सिर्फ, जो कि अब जाकर के लगभग 30,000 बेड जो है केंद्र सरकार के इंटरफेयर के बाद, मदद के बाद शुरू हुए हैं। इनके मुख्यमंत्री ने 15 जून के लगभग ये कहा था कि 31 जुलाई तक दिल्ली के अंदर 5.5 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे। प्रश्न क्या होता है कि इससे भय का वातावरण बना, अफरा तफरी का वातावरण बना, दिल्ली के लोगों को पलायन करने तक की सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि दिल्ली को छोड़ करके भागा जाए। तब कहीं केंद्र सरकार ने आकर के, अमित शाह जी ने आकर के इस सारी व्यवस्था को ठीक करा। हमने इनको 500 से लगभग 500 से ज्यादा, देखिए अभी मैं कुछ देर पहले यही अनिल गोयल जी, ठीक है, अनीस मलिक जी भी तारीफ कर रहे थे अपनी, और इस वक्त आप केंद्र सरकार की तारीफ तो कर रहे हैं। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि तारीफें बटोरने के अलावा दिल्ली एनसीआर के लिए जो एक प्लान बनाने की बात कही गई थी, वो एक प्लान कब बनेगा? नहीं देखो, उस पर इनको मैं आपको कहा कि हर जगह का डीएम, चाहे वो नोएडा का डीएम हो, चाहे गुड़गांव का हो, चाहे फरीदाबाद का हो, उसको सीधा रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। और इसके साथ साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस सब बात के लिए बीच में रख करके उनके साथ डिस्कशन करके ये सब हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई है। मेरा कहने में ये सब चीज हो रहा है और इनको केंद्र में हमने केजरीवाल जी को रखा है, बजाय उस बात को ठीक करने के, तालमेल बनाने के। ये जो क्या था कि रोज बॉर्डर पर चीज लग जाती थी, बॉर्डर जाम हो जाते थे, लोग बॉर्डरों पर परेशान होते थे, कोरोना फैलने का और डर रहता था। तो इन सबको ध्यान में करते हुए एक पूरी योजना पर काम होने की पूरी प्रगति पर है और हमारे माननीय अमित शाह जी इस बात पर पूरी तरीके से लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर आज के दिन भी ये श्रेय लेने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो सहयोग होना चाहिए, जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाने में असफल होकर के, और ये आरोप यूपी के अंदर लगा रहे हैं। अगर ये आरोप उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की संख्या और उत्तर प्रदेश की संख्या में कितना अंतर है? आज आप दिल्ली के अंदर कोरोना मरीज को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 2 पे कम देखिए लागत खड़ा करा। अनिल गोयल जी,
और अनीस मलिक जी, मैं दोनों को ही खास तौर पर ये कहना चाह रही हूँ, दिल्ली से सटे हुए राज्य हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली में आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये हरियाणा सरकार ने भी कहा था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा था कि और दिल्ली से आने वाले लोग यहाँ पर आंकड़े बढ़ा रहे हैं, संक्रमण को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं बात उत्तर प्रदेश की करती हूँ, तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त गौतम बुद्ध नगर ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं और वो एनसीआर के अंदर आता है। उधर दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम आता है। इसीलिए मैं ये सवाल लेकर आई हूँ। आपका सवाल वाजिब है और हम एक बात पहले दिन से मानते हैं कि ये कोरोना की महामारी है, ये सबको मिलकर के लड़नी है। इसमें केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, जिला प्रशासन भी है, डीएम भी है और सारे डॉक्टर्स भी हैं, सारे सफाई कर्मचारी भी, कोरोना योद्धा, सबको मिलकर के इसके अंदर हमें लड़ाई लड़नी है। लेकिन बजाय लड़ाई लड़ने के हम श्रेय लेने की होड़ में आ गए। आज हमको जन जागरूक करना है कि हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस से रहना है और अधिक से अधिक देखो। अब आप एक बात बताएं कि इस टेस्टिंग अधिक से अधिक हो। प्रीति जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और खास तौर पर जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो उससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी वो हम तक पहुंचाते रहे हैं शुरुआत से। डॉक्टर शरद लिखोटिया जी, अब आप जब दोनों ही बीजेपी नेता की मैं बात करूं या फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की मैं बात करूं, दोनों की ही बातें सुन रहे हैं, इस बीच आपको क्या लगता है कि आगे के लिए दिल्ली एनसीआर के जब हम वाजिब नियमों की बात करते हैं जो होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली को खास तौर पर एनसीआर के बिना अब तो नहीं देखा जाता है, तो उस बीच आपको क्या लगता है कि और क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो सिर्फ कहने के अलावा हम कर सकते हैं जमीन पर? देखिए, पहले तो देश में कोरोना जो दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है उसके लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि हमारे देश के नेतृत्व की बहुत बड़ी एक तारीफ की बात है कि इन्होंने एक लॉकडाउन ऐसे समय में शुरुआत की थी जब पूरे कोरोना को देश में कंट्रोल करने का साधन था। एक बहुत बढ़िया हमारे पास समय था क्योंकि हमने बहुत जल्दी ही लॉकडाउन कर दिया था। दूसरे नंबर की बात यह है कि राजनीति में अलग हटके लास्ट आपके टीवी 100 का जो खबरपास्ट में आपका प्रोग्राम हुआ था, तो सेंटर और स्टेट में सेंटर ने बहुत जल्दी अपना आइडिया भी चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि सभी कोरोना पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट्स को एडमिट करने की जरूरत नहीं है। जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरी है करना, जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनको जरूर करिए, जिनकी प्रॉपर व्यवस्था है उसको अपने घर में भी रहने का इंतजाम होना चाहिए। तो उन्होंने अपना बहुत सहनशीलता और एक बड़ा रुख लगाया है सेंटर ने भी। तो मेरी अपेक्षा ये है कि सेंटर और स्टेट इस समय आपस की डिफरेंसेस की बात न करके एक ऐसी पॉलिसी की बात करें जिससे हम संक्रमण पे कंट्रोल कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज इस देश में दिल्ली जो राजधानी है इसमें संक्रमण इस तरह फैल रहा है और इसे इतनी अच्छी व्यवस्था जो स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंटर भी है, दोनों मिलके कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि सेंटर जब से इन्वॉल्व हुआ है अब इस समय में बहुत बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि बहुत बढ़िया उनका योगदान हो रहा है। तो वेंटिलेटर्स भी मिल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं भी मिल रही है, कोई चीज की कमी नहीं है। तो अब हमको इस सिस्टम को समझना है, यहाँ लोगों को एक एजुकेशन, एक तो देखिए जो इंटर स्टेट से लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग होना, दूसरा जो स्लम्स में रहते हैं लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जो केसेस को फैला सकते हैं, उनके लिए प्रावधान होने चाहिए। उनको आइडेंटिफाई करके आप उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखें, चाहे उनको आप प्रॉपर हॉस्पिटल में एडमिट करें, वहाँ व्यवस्था हो ताकि ये केस संक्रमण न करें, ज्यादा संक्रमित न करें और लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी चाहे कितनी भी हम जागरूकता कर लें, बहुत सारे लोग आप बिना मास्क के घूमते हुए देख रहे हैं। अब जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगा दिया कि 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर आप बिना मास्क के पाए गए, हमें भी कठोर कदम उठाने होंगे। सेंटर और स्टेट एक है, अभी इस समय में हम डिफरेंसेस की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि सेंटर ने अपना पूरा योगदान दिया है और अपना, आप सोच लीजिए उस डिस्कशन के बाद उन्होंने अपने विचार भी साथ में बदल दिए, चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि अब हमें ये श्योर करना है कि लोग सारे प्रावधान को माने और जहां गलती हो, जैसे मास्क नहीं पहनने का 1000 पेनल्टी, ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग पेनल्टी लगाई जाए। जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको बहुत
बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी, लेकिन ये अगर हम इसको मानेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं डे टू डे लाइफ में, और जहाँ जो कंजेस्टेड एरिया है या स्लम्स है वहाँ इस बात को नहीं मानेंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे? ये पूरे दिल्ली को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन लोगों की एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं पहुंचाना है, उनको दंडित भी करना है, क्योंकि ये पूरे दिल्ली के लिए खतरा है। तो इसलिए इसको कैजुअल नहीं लेना, हमें पॉलिटिक्स और वोट बैंक नहीं समझना है। बिल्कुल यही सवाल मैं अनीस जी से करूंगी, जो चीजें आपने कही है डॉक्टर लखोटिया जी। अनीस जी देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सहयोग नहीं कर रही है या हरियाणा की सरकार सहयोग नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने इस बात को लेकर कितनी बार कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता समझी और कितनी बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने की कोशिश की और ये समझा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के साथ एनसीआर का ख्याल रखा जाए। ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात करी है कि सारी व्यवस्थाओं के साथ में होते हुए भी जागरूकता बहुत बड़ी जरूरत है। हर लोगों को मास्क लगा करके बाहर निकलना चाहिए, इस पर जागरूकता की भी आवश्यकता है और सख्ती की भी आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास इस पर काबू पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अनिल गोयल जी देखिए, मैं बिल्कुल अनीस जी से मैं सुन रही हूँ आपकी बात। अनिल जी देखिए, मैं अनीस जी से खाला ये सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उनका संपर्क हमसे टूट गया है। लेकिन अनिल गोयल जी देखिए, एक और बड़ा सवाल है यहाँ पर। मैं अगर केंद्र सरकार की बात करूँ तो वो समन्वय बिठवा सकती है, किस तरह से हरियाणा सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, तीनों खास तौर पर एक कड़ा नियम बनाए। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर की जिम्मेदारी को लेकर केंद्र सरकार काफी सजग दिखाई देती है। इस बीच अनिल गोयल जी, जो नियमों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के नियमों पर कब बात बनेगी, उस पर जवाब दीजिए। प्रीति, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस पर दिल्ली में अमित शाह जी ने मीटिंग ली तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को केंद्र में रखा है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के डीएम को केंद्र में चाहिए, डीएम सीधा जिम्मेदार होगा। अब ये तालमेल बनाने के काम के लिए अगर केजरीवाल जी को कहीं परेशानी आ रही है तो अमित शाह जी से बात करें, अगर कोई किसी किस्म की। लेकिन अब सवाल क्या है कि करना कुछ नहीं, आरोप लगाना, दो चीज एक साथ नहीं चलेंगी। और मेरा एक और बात कहना है कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझ करके बिना किसी राजनीतिक करे हुए, बिना किसी बात के करे हुए इस काम के लिए आए तो उनको करना चाहिए। अनिल गोयल जी देखिए, यहाँ पर फिर से वही बात हो रही है कि कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई कुछ करने को राजी नहीं है, लेकिन किसने क्या किया उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हेलो, मेरा प्रीति जी, मेरा ये कहना है कि अनिल गोयल जी से भी संपर्क फिलहाल टूट गया हमारा और संपर्क साधने की हम कोशिश लगातार करेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या किस तरह से मंगलवार को 1 लाख के पार पहुंच गई और ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि दिल्ली एनसीआर में 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया है ये कोरोना संक्रमण। क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमने इस वक्त नियंत्रण में करने की हर संभव कोशिश की है, हम हर तरह से तैयार हैं, ये स्थिति बुरी नहीं है, लेकिन हर बुरी परिस्थिति से निपटने के लिए हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। डॉक्टर शरद लखोटिया जी, ये जरूरी हो जाता है कि हम आने वाले समय के लिए तैयारियां पूरी करके रखें, लेकिन इसके साथ साथ हमें बाकी चीजों पर भी ध्यान रखना होगा। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी चीजें बतानी है। देखिए, जो सावधानियां हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, यानी 2 गज की दूरी रखना, हाथ सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, हर जगह कहीं भी आप दुकान में जाएं। देखिए, एक चीज ये मालूम पड़ी, कई जगह लॉकडाउन जब खुला कई कंट्रीज में भी, और जहां रेस्टोरेंट में लोग ज्यादा जाने लगे वहां पे सेकंड वेव शुरू हो गई। यानी अगर हम हर बात को ये ना समझें कि जो 3 छोटी छोटी चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ वॉश करके रखना और मास्क पहनना, ये 3 चीजों का अगर हम ध्यान रख लें तो हम बहुत आराम से अपने काम कर सकते हैं और इससे संक्रमण को बहुत हद तक रोका जा सकता है। और इम्यूनिटी बढ़ाना, उसके लिए आपको अच्छा खाना खाना और आपको प्रसन्न रहना और एक्सरसाइज करना और योगा प्राणायाम करना, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिससे आप एक बहुत बढ़िया उदाहरण के तौर पे आप पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो तरह तरह की फिर वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन और
दवाइयों की जरूरत पड़ती है, वो एक अलग इश्यू है। और हमने तो हमारे कोरोना वॉरियर्स में अभी डॉक्टर असीम गुप्ता को भी खोया है, डॉक्टर को भी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अगर हमने शुरुआत की, अगर अच्छी सावधानियां रखी तो हम वैसे ही बहुत बढ़िया कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अनिल गोयल जी से एक आखिरी कमेंट ले लेती हूँ, वो अपनी बात पूरी कर ले। डॉक्टर शरद लखोटिया जी, आपने कई महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया इस बीच, और इसीलिए हम चाहते थे कि कोरोना को लेकर हर एक चीज को करीबी से जानने के लिए हम आपको खास तौर पर जोड़ें और आपसे जानकारी ले सके। अनिल गोयल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए आखिरी कमेंट में जल्दी से। मैं तो ये कह रहा था कि आपसे कि जिस तरीके से हमने 3 टीमों का गठन करा है, जिसके अंदर एम्स के डॉक्टर, दिल्ली सरकार के डॉक्टर और आईसीएमआर के विशेषज्ञों के मिला करके हमने दिल्ली सरकार को केंद्र में रखा है। अब दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी तो जितना भी अच्छी तरीके से करा जाए। बस मेरे लिए तो जो डॉक्टर साहब ने कहा है वो सब हम उन सबको पालन करें, उस बात को रिपीट करने से कोई लाभ नहीं है। उन सबको पालन करके राजनीति छोड़ करके किसी भी तरीके से इसको कोरोना को हमें कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। और कोरोना के बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है कि केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले शराब की बिक्री खोल करके, पान गुटखा तंबाकू की बिक्री खोल करके आज दिल्ली को महामारी के कगार पर लाकर खड़ा करा है। तो उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार है, उन्हें दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जो मदद करते हुए नजर आ रहे थे अरविंद केजरीवाल की और दिल्ली सरकार के साथ में, तो उन्होंने एक भी बार इस चीज का जिक्र नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का जिक्र होना फिलहाल, और आप भी अभी की जो संभावनाएं हैं उसकी चर्चा करना, ये दोनों एक अलग अलग बातें हो जाती हैं। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। अनीस मलिक भी हमारे साथ जुड़े, बहुत कम समय के लिए वो हमारे साथ जुड़े, और जो सवाल हमें उनसे लेने थे वो भी हम नहीं ले पाए क्योंकि उनका संपर्क ठीक से हमारे साथ नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप दोनों ने कई सवालों के जवाब दिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज दिल्ली एनसीआर को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। दिल्ली का प्लान तो पूरी तरह से तैयार है, केंद्र सरकार के मिलकर किस तरह से दिल्ली सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया और उस पर काम करते हुए आज अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने कहा कि हम बेहतर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस आंकड़े को हमने अपनी सोच के साथ आगे बढ़ाया था और ये कहा था कि यहां तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा, वो फिलहाल कंट्रोल में आता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यहां पर हमारा ये है कि दिल्ली के साथ साथ एनसीआर की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को एक नजर से देखा जाता है और इस बीच दिल्ली एनसीआर का ये आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है, जो 195 मुल्कों से, 195 देशों से ये संक्रमण कहीं ज्यादा नजर आता है। फिलहाल चलिए इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।